पिछले कुछ दिनों से हर कोई क्रेडिट स्विस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक है, उससे ब्लेम कर रहा है कि वो अगला फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आ रहे हैं। अब इस एक चीज की वजह से पूरी दुनिया में डर का माहौल पैदा हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सही में क्रेडिट स्विस की वजह से इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है? क्या उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन इकोनॉमी पर कोई इंपैक्ट हो सकता है? इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और सारी जो सच्चाई है वो आपके सामने रखेंगे। अब देखिए, इन सारी चीजों को पहले स्टैटिस्टिकली समझ लेते हैं। क्रेडिट स्विस की जो शेयर प्राइस वो पिछले एक साल में 55% से ज्यादा गिर गई है। अगर हम लेमन ब्रदर्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम उसके शेयर प्राइस में भी इसी तरह का ड्रास्टिक डाउनफॉल देखने मिला था। इतना ही नहीं, क्रेडिट स्विस अपने ऑल टाइम हाई के से 5% पर आ गया है। अब इस पूरे प्रॉब्लम के बीच क्रेडिट स्विस के सीईओ को फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देना ही था। तो उन्होंने कहा है कि स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएशन बैंक के स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस और लिक्विडिटी पोजीशन को नहीं बताता है, और यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ये कैपिटल बेस और लिक्विडिटी पोजीशन क्या होती है और बैंक के लिए कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम लेमन ब्रदर्स के सीईओ ने भी कुछ इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने भी कहा था कि हमारा कैपिटल बेस और लिक्विडिटी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया था और उसके बाद एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रिगर हो गया था। अब ये जो क्रेडिट स्विस है वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आता है, जो कि सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही नहीं 26 कंट्रीज के 78 सिटीज में है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ यह है कि क्रेडिट स्विस का CDS दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप काफ़ी बढ़ गया है। अब सवाल आता है कि ये CDS क्या होता है। हमने 2008 क्राइसिस के टाइम में समझ ही लिया था। तो ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह है जो आपको रिस्क कम करने के लिए हेल्प करता है। देखिए, मामला ये है कि क्रेडिट स्विस अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए जनरली बॉन्ड रिलीज करती है और उससे पैसा रेज करती है और उन पैसों से अपना ऑपरेशन चलाती है, और उसके बदले में जिन लोगों ने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था उन्हें वो बेहतर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। अब जिन जिन इन्वेस्टर्स ने इन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है वो इस बॉन्ड के अगेंस्ट में इंश्योरेंस ले सकते हैं। यानी जिस किसी इन्वेस्टर को लगता है कि ये बॉन्ड शायद डिफॉल्ट हो सकता है, वो उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस लेते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ प्रीमियम भी पे करना होता है। और ये जो प्रीमियम होता है ये परसेंटेज या BPS पॉइंट्स में होता है, जैसे कि 0.57% या फिर 57 BPS। अब इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं कि क्रेडिट स्विस ने अपना 5 साल का कोई बॉन्ड रिलीज किया है जिस पर वो 5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो होगा ये कि जब इस बॉन्ड के अगेंस्ट में इंश्योरेंस पे करूंगा तो मुझे कुछ प्रीमियम भी पे करना होगा। अब ये बॉन्ड जितना रिस्की होगा उतना ही ज्यादा आपको प्रीमियम पे करना होगा। अब अगला सवाल ये आता है कि ये बॉन्ड रिस्की कब होगा। ये बॉन्ड रिस्की तब होगा जब क्रेडिट स्विस की हालत बहुत खराब हो जाएगी, या फिर जब वो बैंक्रप्सी के करीब आएंगे और लोगों को लगेगा कि शायद यहाँ पर इस बॉन्ड का डिफॉल्ट हो सकता है। तो क्रेडिट स्विस का 5 साल का जो CDS है वो 6 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 248 पर चला गया है, जो कि पिछले 13 साल का हाईएस्ट है। और इस तरह के लेवल 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस में आई थी। हालांकि अगर हम इसे लेहमन ब्रदर से कंपेयर करते हैं तो लेहमन ब्रदर का काफी तेजी से बढ़ा था। लेहमन ब्रदर का उस टाइम जो CDS था वो 135 BPS से बढ़कर 610 BPS तक चला गया था। तो फिलहाल सारी चीजें साइड में रखते हैं और सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्रेडिट स्विस इस क्राइसिस में कैसे फंस गया है। अगर हम क्रेडिट स्विस के पिछले कुछ क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखते हैं तो हमें क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पर ना कि सिर्फ रेवेन्यू कम हुआ है, बल्कि ये कंपनी अब लॉसेस में चली गई है, और ये लॉसेस पिछले क्वार्टर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं। अब इसी के बाद ये सारा पैनिक क्रिएट हुआ है और हर कोई क्रेडिट स्विस के बारे में बात कर रहा है। कोई भी कंपनी जो प्रॉब्लम में फंसती है तो उसके पीछे 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से फेल होती है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से फेल होती है। अगर हम लेहमन ब्रदर्स की बात करें तो उस टाइम हाउसिंग बबल चल रहा था और उसी के बीच उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए थे जो उन्होंने बैकफायर कर दिया और उसी की वजह से वो बैंक प्रॉब्लम में फंस गए। तो उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का रोल था। यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट स्विस के बारे में तो यहाँ पर कोई बबल नहीं आया है फिलहाल। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई है वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आई है। अब ये इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो 3 इंटरनल फैक्टर्स यहाँ पर हैं। पहला है रिस्क मैनेजमेंट में बहुत बड़ी गलतियाँ, दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग, और तीसरा है कई सारे स्कैंडल्स के आरोप। चलो तो इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं, जिसके बाद आपको पूरा क्रेडिट स्विस का स्कैंडल इजीली समझ में आ जाएगा। 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स, 2000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज और कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब आप कहेंगे कि इन सबसे अपडेटेड रहना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अब नहीं। और ये है इसका सोल्यूशन, कन्वे ऐप। कन्वे ऐप एक शॉर्ट बिजनेस और फाइनेंस न्यूज़ ऐप है जहाँ पर आपको सारे फाइनेंशियल अपडेट्स मिलते हैं शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्मेट में। इस ऐप के 3 मेन फीचर्स हैं। अब आपको फाइनेंस से अपडेट रहने के लिए बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एक अपडेट पढ़ सकते हैं सिर्फ 11 सेकंड्स में। दूसरा है ये ऐप हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। और तीसरा लाइट स्पीड अपडेट्स। वहाँ फाइनेंस की दुनिया में कुछ हुआ और यहाँ कन्वे ऐप पर उसका अपडेट मिल गया।
दिस ऐप विल हेल्प यू टू स्टे अहेड इन द गेम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो तुरंत कन्वे ऐप इंस्टॉल कीजिए और स्वाइप कीजिए, क्योंकि कुछ स्वाइप्स नॉलेजेबल होते हैं। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं इनके कई सारे प्रोडक्ट्स बहुत रिस्की होते हैं, इसीलिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट ये रखते हैं जिसका नाम होता है रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। और क्योंकि इनके ऑपरेशन का जो स्केल होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इस रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खुद इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए और उस इन्वेस्टमेंट बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन यहीं पर क्रेडिट स्विस ने बहुत बड़ी गलती की। एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, ग्रिनसिल नाम की एक कंपनी थी जो दुनिया की सबसे बड़ी नॉन बैंक सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोवाइडर थी और पूरे ग्लोब में अपने क्लाइंट्स को सप्लाई चेन लोन्स वो प्रोवाइड करती थी। और अपने इन ऑपरेशन को चलाने के लिए उन्होंने कई सारे आउटसाइड इन्वेस्टर से लोन लिया था, जिसमें से एक थी क्रेडिट स्विस। अब क्रेडिट स्विस ने अपने कस्टमर्स को कन्विंस किया कि आप बहुत बड़ी मात्रा में ग्रिनसिल में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो क्रेडिट स्विस के कस्टमर्स ने करीब $10 बिलियन ग्रिनसिल में इन्वेस्ट किए। अब सवाल आता है कि ये सप्लाई चेन फाइनेंस क्या होती है। सप्लाई चेन फाइनेंस देखिए इनवॉइस डिस्काउंटिंग की तरह होता है, आपने नाम तो सुना ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइकी को 1 करोड़ के जूते अमेजन को बेचने हैं तो अमेजन तुरंत पैसे पे नहीं करेगा। इस पूरी इंडस्ट्री में जो लगभग 60 डेज, 30 डेज या 90 डेज का एक क्रेडिट पीरियड होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो क्रेडिट पीरियड है वो 90 डेज का है। तो नाइकी ने शूज़ तो सेल कर लिए 1 करोड़ के, लेकिन 1 करोड़ कब मिलेंगे? 3 महीने बाद, 90 डेज के बाद। अब तब तक अगर नाइकी को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ी तो नाइकी क्या करेगी? वो जो बिल है जो अमेजन को उन्होंने दिया है 1 करोड़ के जूते सेल करने का, वो ग्रिनसिल को दे देंगे और ग्रिनसिल उसके बेसिस पर उन्हें 1 करोड़ का तो नहीं बट 80-90 लाख का लोन दे देगा, क्योंकि ग्रिनसिल को पता है कि सामने वाली पार्टी बहुत स्ट्रांग है तो डिफॉल्ट करेगी नहीं, तो उसके बेसिस पर वो लोन पास कर देते हैं। तो ये बिजनेस काफ़ी हॉट उस टाइम चल रहा था और इसीलिए कई सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया ग्रिनसिल में और अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे थे। लेकिन अब ग्रिनसिल ने लगभग पूरा ग्लोब कैप्चर कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप उनके लिए क्या थी? तो अब वो फ्यूचर इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग करने लगे। यानी कि क्या कि कंपनी जो फ्यूचर में सेल्स करेगी उस पर भी लोन देने लगे। यानी इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग में तो सेल हो चुका है, पैसा आना बाकी है, लेकिन फ्यूचर इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग में उन्होंने क्या किया है कि अभी तक सेल हुआ ही नहीं है, सेल फ्यूचर में होगा, उसके बेसिस पर उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया। अब ये जो पूरा गेम था ये काफ़ी रिस्की था और जो क्रेडिट स्विस है और बाकी भी इन्वेस्टमेंट बैंक है उन्होंने अपने जो कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ये बताया नहीं कि ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है और उनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट लेकर ग्रिनसिल में पैसा इन्वेस्ट किया गया। अब ताज्जुब की बात यह है कि क्रेडिट स्विस के कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो पेंशन फंड है और उनको भी क्रेडिट स्विस ने इस रिस्क के बारे में नहीं बताया और जनरली पेंशन फंड इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन क्योंकि इस रिस्क की उन्हें आइडिया ही नहीं थी तो उन पेंशन फंड ने भी ग्रिनसिल में इन्वेस्ट किया और उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर लॉस फेस करना पड़ा। बाद में ये सारा जो बबल था ये बस्ट हो गया और ग्रिनसिल को काफ़ी बड़ी मात्रा में लॉसेस फेस करने पड़े। अब क्योंकि ग्रिनसिल सिर्फ अकेला ही नहीं था जिसको प्रॉब्लम फेस करने थे, जिन जिन लोगों ने ग्रिनसिल में इन्वेस्ट किया था उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करने थे और उन्हें भी काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर हो गया। उसके बाद कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं क्रेडिट स्विस के, उन्होंने स्यू किया बैंक को कि आपने हमें इसके बारे में आइडिया ही नहीं दी कि ये इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा रिस्की है। लेकिन ये कोई सिंगल केस नहीं है। अर्केगॉस कैपिटल की केस तो हमने देखी ही थी जिसमें 2 दिन में अर्केगॉस कैपिटल ने 1.5 लाख करोड़ रुपए गंवाए थे। बिल होंग यहाँ पर अर्केगॉस कैपिटल का फंड मैनेज कर रहे थे और उन्होंने कई सारे रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और इतने रिस्की स्टॉक्स थे कि जिसके लिए कई बार उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा उधार लेना पड़ा और क्रेडिट स्विस से भी यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में पैसा उधार लिया था और जब उन्हें ये 1.5 लाख करोड़ का लॉस हुआ तब उस टाइम क्रेडिट स्विस को भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। तो पिछले 2-4 सालों में क्रेडिट स्विस की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह के इंसिडेंट्स की कोई कमी नहीं रही है, वो काफ़ी रेगुलर तौर पर होते आए हैं। लेकिन बात सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पर नहीं रही, यहाँ पर क्रेडिट स्विस का नाम कई बार मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में भी सामने आने लगा। कोर्ट ने तो ये भी पाया कि कोकेन रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग को क्रेडिट स्विस नहीं रोक पाया है और इसके लिए कोर्ट ने क्रेडिट स्विस के मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया था। और क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी आम हो गई थी इसलिए जो टॉप मैनेजमेंट था क्रेडिट स्विस का, वहाँ से कई सारे लोग एग्जिट ले रहे थे। पहले उनके चेयरमैन ने कंपनी छोड़ी, उसके बाद कई सारे बोर्ड मेंबर्स ने भी कंपनी छोड़ी, कुछ को क्रेडिट स्विस ने ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें पिछले 1-2 सालों से चल रही है। अब क्रेडिट स्विस के जो नए सीईओ है उन्होंने ये कंपनी जुलाई 2020 में ज्वाइन की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मैटर को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। अब सबसे जो बड़ा सवाल है और डराने वाला सवाल है वो ये है कि क्या ये पर्टिकुलर चीज़ कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट करेगा जैसा कि लेमन ब्रदर ने 2008 में क्रिएट किया था, और फिर इसका इंडिया के स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर क्राइसिस की बात करते हैं तो इसे अगर हम 2008 से कंपेयर करते हैं तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो पर्टिकुलरली एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आया था। ऑफ कोर्स उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक की काफ़ी सारी गलती थी जो उन्होंने MBS जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाए और उन्हें इन्वेस्टर्स को बेचा। अब उस टाइम हुआ क्या कि शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ, डिटेल में समझना है तो आप ये वीडियो देख लो जिसमें हमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को डिटेल में समझाया था। तो उस टाइम एक तो हाउसिंग का बबल क्रिएट हो गया था और बैंक्स हर किसी को भी लोन दे रही थी।
अब उसके पीछे भी बैंक्स का ये फ़ायदा था कि वो रिस्क बैंक पर नहीं थी, उन लोन्स को बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेचती थी। अब बैंक से इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने जो लोन खरीदे थे उसका उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया, बहुत ही फैंसी नाम दिया, MBS, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़। और इन MBS को उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भेज दिया। इन्वेस्टर को पता ही नहीं कि उसमें कितना रिस्क है। अब बैंक के लोन तो सारे खरीदे जा रहे हैं, तो बैंक को भी नुकसान नहीं है, तो बैंक किसी को भी लोन दे रही है, जो रिटर्न कर पाएगा नहीं कर पाएगा सबको दे रही है। बाद में ये बबल बस्ट हुआ जो कि होना ही था किसी दिन, और पूरा एक फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में आ गया, पर्टिकुलरली US में आ गया। और क्योंकि ये पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है इसलिए सब जगह एक फाइनेंशियल क्राइसिस फैल गया। अब 2008 में सिर्फ लेहमन ब्रदर नहीं फंसी थी, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी बड़ी बैंक्स भी दिक्कत में आ गई थी। मेरिल लिंच को अक्वायर कर लिया था बैंक ऑफ अमेरिका ने, बेयर स्टर्न्स को अक्वायर कर लिया था JP मॉर्गन ने, और उसके बाद बाकी कई सारी इन्वेस्टमेंट बैंक ने यहाँ पर प्रॉब्लम फेस की थी और एक पूरा एक फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें क्रेडिट स्विस की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, एक्सटर्नल फैक्टर का कुछ भी रोल यहाँ पर नहीं है। मेनली ये प्रॉब्लम इंटरनल चीज़ों से हुई है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा रीज़न है और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और स्कैंडल्स के रीजन से। अब यहाँ पर 27 अक्टूबर को क्रेडिट स्विस अपना रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लेकर आने वाली है, तो मेरा ये मानना है कि ठीक है उसके बाद भी हम एक वीडियो लाएंगे, लेकिन मेरा एक क्लियर मानना है कि ये जो पर्टिकुलर क्राइसिस है इट इज़ मोर और लेस लिमिटेड टू जस्ट क्रेडिट स्विस, बाकी ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ेगा ना ही US इकोनॉमी पर और बाकी चीज़ों पर। जो मुझे लगता है जो खतरा अभी फिलहाल है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए वो मेनली है रिसेशन, ना कि क्रेडिट स्विस का ये क्राइसिस जिसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना के दिखाया जा रहा है। और इसलिए इससे बहुत ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये एक इंटरनल कंपनी का मामला है, इसका बाकी कुछ चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जैसे हमने UK में देखी, US में देखी, तो इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। क्यों ये इन्फ्लेशन आ गया है इस पर ऑलरेडी हमने बात की है, तो उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, बस यही कहूँगा कि इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। अगर क्रेडिट स्विस फॉल भी हो जाता है तो हार्डली 15 से 20 दिन के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा आपको, तो 27 तक मार्केट ऐसा ही रहेगा और 27 को जो कुछ प्लान आता है उसके बेसिस पर भी आपको मार्केट में काफ़ी सारे फ्लक्चुएशन देखने मिलेंगे। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। ऑफकोर्स जो आउटसोर्सिंग IT कंपनीज हैं उन्हें कुछ हद तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वो भी मेनली रिसेशन की वजह से ही, ना कि क्रेडिट स्विस की प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन ओवरऑल बाकी चीज़ों को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। तो जितना बड़ा ये मामला दिखाया जा रहा है उतना बड़ा ये है नहीं, यही मैं समरी में कहना चाहूँगा। और ये जो पूरा रीज़न है क्रेडिट स्विस का वो तो आपने अब समझ लिया ही होगा और उससे आपको भी बेटर क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या ये पूरा मामला है। बस यहीं पर रुकेंगे और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर बेल आइकन पर क्लिक करें और आपकी क्या राय है क्रेडिट स्विस के इस पूरे मामले पर नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे इस केस पर 27 या 28 अक्टूबर को। सी यू देन, बाय बाय।